हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कि डेटाबेस क्या होता है और उसको मैनेज करने के लिए जो डीबीएमएस सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो क्या होता है, कौन कौन से डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और एप्लीकेशंस क्या हैं डेटाबेस के, फाइल सिस्टम डेटाबेस में कौन सा बेटर है। तो ये सब आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ डेटाबेस। तो डेटाबेस एक कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डेटा का। इंटर रिलेटेड डेटा मतलब ऐसा डेटा जो आपस में जिनका कोई संबंध है, जो आपस में डेटा रिलेटेड है। तो डेटाबेस का क्या क्या है, एक इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन है जो डेटा को रिट्रीव मतलब फैच करने, डेटा को एक्सेस करने, कोई नया डेटा आ रहा है उसको इंसर्ट करने और ऑलरेडी जो डेटा है उसको डिलीट करना है। इस प्रकार के जो डेटा पे जितने भी आप ऑपरेशंस कर सकते हैं उन ऑपरेशंस को एफिशिएंटली करने के काम में आता है। तो और डेटा को ऑर्गेनाइज करना टेबल्स के फॉर्म में, स्कीमा के फॉर्म में, व्यूज़, रिपोर्ट एक्सेट्रा, ये सब डेटाबेस का काम है। तो अगर एक एग्जांपल देखें कि जैसे कोई कॉलेज है, तो कॉलेज डेटाबेस के अंदर आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप जिनकी एक टेबल बना सकते हैं। तो जैसे एक कॉलेज के अंदर आपका एडमिन है, तो एक एडमिन हो गया, एक स्टाफ हो गए, ये सब एंटिटीज़ हो गए, आपके स्टूडेंट्स हो गए, फैकल्टी हो गए एक्सेट्रा। तो कोर्सेज हो गए जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट डेटाबेस में आप टेबल्स वगैरह और बना सकते हैं। उसके बाद तो जो डेटाबेस है बेसिकली क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव, इंसर्ट, डिलीट इत्यादि को बहुत इजीली बना देता है, जो पहले इतना इजी नहीं था। आफ्टर डेटाबेस आप डेटा को ऑर्गेनाइज इजी तरीके से कर सकते हैं। तो डीबीएमएस क्या हुआ, तो डीबीएमएस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स जिनकी सहायता से आप डीबीएमएस को आप डेटाबेस को आप हैंडल कर पा रहे हैं आप। तो डीबीएमएस क्या एक सॉफ्टवेयर टूल है जो डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज करने के काम में आता है। जो ऑर्गेनाइज का मतलब वही जो क्रिएट मतलब न्यू डेटा आपको क्रिएट करना है डेटाबेस में, रिट्रीव करना है मतलब ओल्ड डेटा है उसको आप एक्सेस कर पा रहे हैं, रिट्रीव फैच करना है, अपडेट करना है मतलब ओल्ड डेटा ऑलरेडी है एग्जिस्ट है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो इत्यादि। तो ये सब ऑपरेशन आप डीबीएमएस टूल्स के द्वारा कर सकें। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो हैं जो डेटाबेस को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, जैसे एग्जांपल माई है, ओरेकल है, काफ़ी जो एमएनसीज हैं उनके अपने अपने खुद के डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे DB2 है, IBM का DB2 हो गया, ओरेकल का ओरेकल है, SQL सर्वर हो गए, उसके अलावा हाना हो गए। तो ऐसे कई डेटाबेस मार्केट्स में अवेलेबल है। तो डेटाबेस एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं जो डेटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने, जो ऑपरेशंस अगेन वही कि डेटा को आप स्टोर करना है, अपडेट करना है, डेटा टेबल में क्रिएट करना है, एक नई टेबल क्रिएट करनी है इत्यादि। तो ये सब ऑपरेशंस के लिए जो इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहा है वो एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस टूल है। तो इसके अलावा डेटाबेस में जितना भी सिक्योरिटी फीचर्स हैं और डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना इत्यादि सब फीचर्स डीबीएमएस के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस ऑलमोस्ट कैसा होगा। तो यूनिवर्सिटी में जैसे क्या जो मेन थिंग्स होती हैं क्या है, एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट का जितना भी डेटा होगा, उसकी पर्सनल डिटेल्स, उसका नाम, उसका ईयर, उनकी पर्सनल डिटेल्स की फादर एड्रेस और इत्यादि जितनी भी स्टूडेंट्स की डिटेल होंगी, ये सब एक स्टूडेंट टेबल में स्टोर कर सकते हैं। फर्दर इनको डिकम्पोज कर सकते हैं, बट अभी एक ओवरव्यू में देखा जाए तो एक जो मेन एंटिटी होगी वो एक स्टूडेंट होगी। इसके अलावा उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, तो कोर्सेज ऑफर जो यूनिवर्सिटी करती हैं स्ट्रीम क्या है। जैसे एक कॉलेज की बात करें तो अगर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, आ गया एक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इत्यादि। तो ऐसे सब जो भी कोर्सेज वो ऑफ़र कर रहे हैं वो एक टेबल बना सकते हैं। तो उसमें उन कोर्स की डिटेल्स होगी कि कौन सा कोर्स है, कौन सा डिपार्टमेंट इसको करवाता है, कितना ड्यूरेशन है एक्सेट्रा वगैरह। तो जितनी भी कोर्स रिलेटेड डिटेल है आप कोर्स टेबल में स्टोर करेंगे। इसके अलावा सेक्शन है कि एक पर्टिकुलर कोर्स में जो मल्टीपल सेक्शंस होंगे तो उनकी सेक्शन की डिटेल सेक्शन टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं।
फिर इसके बाद ग्रेड की जितने भी स्टूडेंट्स की जो मार्किंग होती है, उनके मार्क्स क्या हैं, उनके ग्रेड क्या, CGPA वगैरह, ये सब जो कैलकुलेशन, ये सब जो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी स्टूडेंट्स की, वो ग्रेड टेबल में स्टोर है। ट्यूटर जो टेबल है वो उनके प्रोफेसर्स, फैकल्टीज, स्टाफ्स इत्यादि की डिटेल सेव करने के लिए ट्यूटर। इसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं कि लाइब्रेरी अगर एक सेपरेट है, एक एंटिटी, उसको बना सकते हैं लाइब्रेरी, तो उसमें जितने भी बुक्स रिलेटेड डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की एक टेबल बना सकते हैं जो स्पोर्ट्स की जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब स्पोर्ट्स में। तो प्लस उसके अलावा आप इनको फर्दर डिकम्पोज भी कर सकते हैं कि हो सकता है कि जो ये ग्रेड टेबल है इसको नीचे एक और सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाए। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो डिकम्पोज होते हुए चलते हैं, जो आगे आप बाद में पढ़ेंगे भी नॉर्मलाइजेशन वगैरह में कि टेबल को डिकम्पोज कैसे करते हैं, या मर्ज करने की कई बार आवश्यकता रहती है तो उनको मर्ज कैसे करना है, तो आगे फर्दर यूनिट्स में कवर किया जाएगा। बट अभी मोटे तौर पे देखें तो एक जैसे एक यूनिवर्सिटी का है तो उसके ओवरव्यू में मेन जो थिंग्स रहती हैं, एंटिटीज़ जिनको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो यही रहेंगी कि स्टूडेंट रहेगा, कोर्स रहेगा, सेक्शन रहेगा, ग्रेड रहेगा, ट्यूटर रहेगा। और तो वो उस एंटिटी का नाम, जो टेबल का नाम जो डिसाइड कर रहे हैं, तो इस स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, उसकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह, उसके मोबाइल नंबर, ईयर, जो भी आपकी डिटेल है, ये सब स्टूडेंट टेबल में स्टोर होंगी। तो आप इससे हम डेटा को ऑर्गेनाइज वे में हैंडल कर पा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि डेटा रैंडमली कहीं भी स्टोर है, स्टूडेंट का कुछ डेटा इधर स्टोर है, कुछ डेटा उधर स्टोर है। ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होंगी वो स्टूडेंट में रहेंगी, कोर्स रिलेटेड डिटेल कोर्स में रहेंगी, ग्रेड उनके मार्क्स वगैरह ग्रेड टेबल में रहेंगी, फैकल्टीज़ की डिटेल ट्यूटर में टेबल में रहेंगी। तो डेटा को मैनेज करना, हैंडल करना, एक्सेस करना, ये सब डेटाबेस की सहायता से ईजी हो जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो पहले, इससे पहले डेटाबेस से पहले डेटा हैंडलिंग के लिए फाइल सिस्टम्स यूज़ करते थे। तो फाइल सिस्टम बेसिकली क्या होता था कि नॉर्मल फाइल्स हैं जिसमें आप अपना डेटा डाल रहे हैं, तो बट उस डेटा फाइल सिस्टम में कुछ कमियां थी जो डेटाबेस के द्वारा ओवरकम की गई। तो देखते हैं कि जैसे पहला फाइल सिस्टम में डेटाबेस में मल्टी यूज़र एक्सेस है कि अगर कोई भी डेटाबेस में डेटा है और हम चाहते हैं कि वो यूज़र स्पेसिफिक ही उसका एक्सेस हो, कि किसी एक यूज़र को एक पर्टिकुलर अमाउंट ही डेटा दिखे, उससे ज़्यादा नहीं दिखे। जैसे हम अगर मैं एक बोलें कि सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी एक सैलरी टेबल में स्टोर है, बट हर कोई एम्प्लॉय केवल अपनी ही सैलरी को एक्सेस कर पाए, अपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाए, दूसरे की इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाए। तो ऐसे सब कंस्ट्रेंट फाइल सिस्टम में लगाना या तो पॉसिबल नहीं थे, पॉसिबल थे तो उनको हैंडलिंग करना बड़ी मुश्किल थी। तो मल्टी यूज़र एक्सेस डेटाबेस में बड़ा इजी हो गया है। फाइल सिस्टम में या तो सपोर्ट नहीं करता था, अगर सपोर्ट करता था तो बहुत ही लिमिटेड फंक्शन ही सपोर्ट करते थे। उसके अलावा स्मॉल और लार्ज बिजनेस की जो डिज़ायर जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो ईज़िली एक्सेस कर पाते हैं, ईज़िली हैंडल कर पाते हैं तो DBMS के द्वारा। कि अगर आप सोचिए कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, तो उन 10,000 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन अगर एक फ़ाइल में रख रहे हैं अपन, कोई वर्ड फाइल, एक्सेस फाइल, उससे हैंडल कर पा रहे हैं तो बहुत टिपिकल हैंडल करना, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बट उन डेटा को अगर आप डेटाबेस DBMS के द्वारा हैंडल कर रहे हैं तो वो काफ़ी इजी होगा, और उसमें जितनी भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो डुप्लीकेसी वगैरह, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इसलिए जो स्मॉल और थोड़ा मीडियम लार्ज बिजनेस है वो, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो DBMS के द्वारा इजीली हैंडल कर पाती है। बहुत जो छोटे सिस्टम होते हैं, बहुत स्मॉल स्केल, जिसमें केवल आपको 10, 15, 20 रिकॉर्ड्स ही मेंटेन करने हैं, उनसे ज़्यादा डेटा मेंटेन नहीं करना, तो उसके लिए लोग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम प्रेफर कर सकते हैं। क्यों प्रेफर कर सकते हैं कि DBMS का थोड़ा आपको एज ए सॉफ्टवेयर साइड से लगे तो थोड़ी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, परचेजिंग करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर। उसके अलावा मेंटेन करने के लिए किसी को सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए एक प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी। बट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा होता था कि अगर आपके पास रिकॉर्ड बहुत कम है, आप मैनुअली टाइप ही उसको हैंडल कर पाते हो, तो नॉर्मल कंप्यूटर में आप जो भी एक्सेल वर्ड फाइल बना रहे हैं उनके द्वारा एक्सेल जो भी डेटा को हैंडल कर पा रहे हैं वो इजीली होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा हैंडल करना चाह रहे हैं तो DBMS बेटर रहेगा। बहुत ही स्मॉल अमाउंट का डेटा है तो फाइल सिस्टम लोग प्रेफर करते हैं। इसके अलावा DBMS में रिडंडेंसी रिमूव कर सकते हैं। रिडंडेंसी का मतलब है डेटा डुप्लीकेट हो रहा है,
तो अगर तो DBMS में ऐसा चांसेस नहीं होता है कि अनटिल आपने की वगैरह जो गलत डिफाइन किया है, अदरवाइज जो डेटा रहता है वो कभी भी रिडंडेंट नहीं होगा, मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा। एग्जांपल जैसे अगर हम कोई ट्रेन की टिकट बुक करवाते हैं तो जो बर्थ अलॉट होता है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो किसी एक पैसेंजर को एक बर्थ अलॉट हुई है वही सेम बर्थ किसी दूसरे पैसेंजर को अलॉट कर दी जाए। तो ऐसे चांसेस पहले जब अगर कोई मैनुअली हैंडल कर रहा है तो उसमें है कि, और या फाइल सिस्टम यूज़ कर रहा है तो चांसेस हैं कि ऐसी जो रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी है वो आए। बट DBMS आने के बाद जो रिडंडेंसी की प्रॉब्लम नहीं आती। इसके अलावा इंटीग्रिटी मतलब जो डेटा है वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं हो रहे हैं। तो इंटीग्रिटी इश्यूज़ और रिडंडेंसी इशू फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स में रहते थे, बट DBMS में ये प्रॉब्लम्स ओवरकम हो चुकी हैं। फिर इसके बाद DBMS में जो है, जो एक प्रॉब्लम जो बोल सकते हैं वो है कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो कंपेरेटिवली फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से ज़्यादा होती है। जैसे आप इससे पहले भी बताया कि आपको एक सॉफ्टवेयर परचेस करना होगा उसको हैंडलिंग करने के लिए, तो वो जो एक कॉस्ट आती है। बट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ऐसा कोई ज़्यादा कॉस्ट होती नहीं है, तो वो चीपर होता है कंपेरेटिवली DBMS। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में जाओ या फिर आपका डेटा अमाउंट ज़्यादा है और वॉल्यूम ज़्यादा है डेटा का, तो उसको हैंडल करना तो लॉन्ग टर्म में DBMS ही चीपर पड़ता है। उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन उनको इम्प्लीमेंट करना इजी होता है। और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कोई कॉम्प्लिकेटेड जो ट्रांजैक्शन आप सपोर्ट नहीं करता है, वो नॉर्मल जो भी आप डेटा को बस जो नॉर्मल डेटा है उसको ही मैनेज कर पाते हो। ज़्यादा उसमें आप ऑपरेशंस करना चाहो या ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये कुछ कंपैरिजन थे जो डेटाबेस और फ्लैट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है उनके बीच में। फिर आते हैं कि जो डेटाबेस एनवायरनमेंट में, DBMS एनवायरनमेंट में कौन कौन से यूज़र हैं। यूज़र मीन्स जो स्टेक होल्डर हैं, जो भी इस DBMS एनवायरनमेंट को यूज़ कर पा रहे हैं। तो जो सबसे पहला आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या क्या काम है कि कोई भी जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है वो एप्लीकेशन किसी डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रही है। तो जैसे आप कोई भी आप ऐप यूज़ करते हैं, तो ऐप आपका एक फ्रंट एंड हो गया जो आपके मोबाइल पे डिस्प्ले हो रहा है एज फ्रंट एंड। जो डेटा आ रहा है वो पीछे डेटाबेस से आ रहा है एक्सेस। तो जिसने भी ये ऐप बनाई होगी, जिसने भी एप्लीकेशन बनाई होगी, उसमें एक कोड लिखा होगा जो डेटाबेस को एक्सेस करने के काम में आ रहा है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर का काम क्या है, जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए जो आप क्वेरी लिख रहे हैं या फिर प्रोग्रामिंग कोड लिख रहे हैं, ये सब जो कंटेंट बनाया जाता है ये सब एप्लीकेशन प्रोग्रामर के द्वारा डेवलप किया जाता है। इसके बाद आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या जो रेस्पॉन्सिबल है वो DBMS सिस्टम में जितनी भी डेटा हैंडलिंग हो रही है उसके लिए डेटाबेस DBA जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो रेस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली ये एडमिन हो गया उसका कि डेटा अगर कुछ उस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, कोई करप्ट हो रहा है डेटा या फिर DBMS सही से रिप्लाई नहीं कर रहा है, एक्सेसिबल नहीं है, डाउन चला गया सर्वर, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं ये सब DBA के द्वारा हैंडल की जाती हैं। फिर एंड यूज़र वही हो गया जो जो वो पीपल हो गए जो DBMS में इंटरेक्ट कर रहे हैं। जो हम लोग अगर कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रही है और डेटा वहाँ से आके फ्रंट एंड के द्वारा हमको डिस्प्ले हो रहा है, तो हम ऐसे एंड यूज़र हो गए जो उस सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर कोई भी टिकट, मैं मूवी टिकट अगर बुक कर रहा हूँ तो फ्रंट एंड के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा मैंने वो मूवी टिकट बुक किया। एक बार टिकट बुक होने के बाद वो जब डेटा वापस हम एंट्री देखना चाहते हैं कि हमारी टिकट डिटेल वगैरह वो सब वापस कहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो डेटाबेस से वापस उठ के हमारे फ्रंट एंड पे आती है। तो न्यू एंट्री डेटाबेस जब फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं तो एक न्यू एंट्री डेटाबेस में जाके होती है, तो उसको क्रिएशन बोलते हैं। उसके बाद हमको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, तो उसको डेटाबेस से उठा के जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रंट एंड के द्वारा यूज़र को डिस्प्ले कर दी जाती है। तो इसके बाद आता है एप्लीकेशंस, डेटाबेस की एप्लीकेशंस। तो डेटाबेस जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स में आजकल तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में डेटाबेस का यूज़ किया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी ऑनलाइन सिस्टम है वहाँ पे डेटाबेस होगा ही, क्योंकि
तो विभिन्न विभिन्न जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, सेक्टर्स हैं, उसमें डेटाबेस यूज़ किया जाता है। कि जैसे एग्जांपल के लिए बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग में अगर ऑनलाइन बैंकिंग होती है, जैसे आप आजकल जितना भी अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सब डेटाबेस में स्टोर होते हैं। तो जब भी तो जितने भी अकाउंट एक्टिविटीज़ है, पेमेंट है, डिपॉजिट्स हैं, लोन है आपके, तो ये सब इन्फॉर्मेशन बैंकिंग सेक्टर की सब डेटाबेस में ही डेटा स्टोर होता है। इसके अलावा एयरलाइन इंडस्ट्री, तो जितनी भी रिजर्वेशन है, शेड्यूल इन्फॉर्मेशन फ़्लाइट्स का, एयरलाइन या फिर रेलवे या बसेस, तो जितनी भी ट्रैवलिंग इंडस्ट्री, इन सबों में भी डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। यूनिवर्सिटीज़, जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, कोर्स रजिस्ट्रेशन, कॉलेज एंड ग्रेड्स, तो ऐसा जो स्टूडेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्सिटी के जितने भी ट्रांजैक्शन वगैरह हैं, ये सब डेटाबेस में स्टोर होते हैं। फिर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में बिल जनरेशन, बैलेंस मेंटेन, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, कॉल रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। फाइनेंस इंडस्ट्री में स्टॉक का, सेल्स का, परचेस, फाइनल बॉन्ड वगैरह, तो ये सब ट्रांजैक्शन ये डेटाबेस में स्टोर होते हैं। सेल्स में कस्टमर रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड सेल्स इन्फॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरिंग जो सप्लाई चेन है, इन्वेंट्रीज़ का स्टेटस, वेयरहाउस का स्टेटस, और एचआर में एम्प्लॉयज़ की डिटेल रखना, सैलरीज रिलेटेड, पेरोल, डिडक्शन जनरेशन। तो ये कहने का मतलब कि जहाँ भी ऑनलाइन सिस्टम है वहाँ पे डेटाबेस का यूज़ होगा। जहाँ भी आपको डेटा स्टोर रखना है, डेटा एक्सेस करना है, डेटा रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो डेटाबेस के द्वारा ही होंगे। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।